Hello everyone, myself Dr. Upasana Sharma, Associate Professor in Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम के पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के टॉपिक फेडरलिज्म पर बात करेंगे, जिसे हिंदी में संघवाद कहा जाता है। आधुनिक युग में प्रजातंत्र को शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय स्वरूप माना जाता है। प्राचीन समय से ही नगर राज्य होते जिनकी जनसंख्या व उनका क्षेत्र सीमित होता था। वर्तमान काल में राज्यों की जनसंख्या और कार्यक्षेत्र इतना बढ़ गया है कि उन्हें राष्ट्रीय राज्य कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसके आधार पर ही शासन व्यवस्था को दो भागों में एकात्मक तथा संघात्मक यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। यद्यपि संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। संघ के स्थान पर राज्यों के संघ शब्दों के प्रयोग का कारण बताते हुए संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने संविधान सभा में कहा था कि मसौदा समिति के द्वारा इस शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत एक संघ राज्य है, परंतु यह संघ राज्य किसी प्रकार से राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। हम संघात्मक या संघ व्यवस्था का विवेचन करते हुए इसके अर्थ, लक्षण, आवश्यक तत्वों, भारतीय संघवाद का स्वरूप, संघात्मक स्वरूप में केंद्रीय शक्तियों को क्यों तथा भारतीय संघवाद की कार्यशीलता आदि विषयों का भी विवेचन करेंगे। फेडरलिज्म और फेडरल गवर्नमेंट, केंद्र व इकाइयों के संबंध के आधार पर शासन व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जब इकाइयां अपनी शक्ति के लिए केंद्र पर निर्भर करती हैं और केंद्र से ही शक्तियाँ प्राप्त करती हैं तो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसके अलावा जब केंद्र में इकाइयों में शक्तियाँ संविधान द्वारा बांटी जाती हैं तो उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसके दो पक्ष हैं, एकीकरण व पृथकीकरण। संघात्मक सरकार का निर्माण दो आधारों पर ही किया जाता है। एकीकरण में कुछ छोटे बड़े प्रभुसत्ता संपन्न राज्य मिलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समझौते व संधि द्वारा एक संघ का निर्माण करते हैं। तो संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था होती है, जैसे कि यूएसए, इस प्रकार संघ सरकार की स्थापना हुई है। मीनिंग ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, वर्तमान समय में संघात्मक शासन व्यवस्था अधिक लोकप्रिय है और कई देशों में उसको अपनाया भी गया है। संघ, जिसे अंग्रेजी में फेडरेशन या फेडरल कहा जाता है, वास्तव में लैटिन भाषा का शब्द फोर्डस से बना है, जिसका अर्थ है संधि अथवा समझौते। तो अनेक प्रकार के, जैसे मॉन्टेस्क्यू, हैमिल्टन इत्यादि ने अपनी परिभाषाओं के माध्यम से ये व्यक्त किया है कि संघीय व्यवस्था ऐसे राज्यों का संघ है जिसमें कि संघ बनाने की इच्छा है और संघ का निर्माण करते ही वे अपनी अपनी सर्वोच्च सत्ता खो देते हैं। संघीय व्यवस्था में दो प्रकार के शासन व्यवस्था है। सत्ता संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों में विभाजित होती है, जिसे आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता। नाउ वी विल टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि संघ राज्य कई राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम है, इसलिए समझौते को सभी शर्तें लिखित रूप में ही होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में केंद्रीय महत्व के विषय केंद्र सरकार के तरफ प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय राज्य सरकारों को सौंप दिए जाते हैं। इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम जुडिशरी, संघात्मक शासन में एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र संघीय न्यायालयों का होना भी जरूरी है। संघ सरकार में यद्यपि केंद्र राज्यों में अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, फिर भी उनमें से कई बातों में विवाद होना स्वाभाविक है। संघात्मक सरकार में दो सदनीय विधानमंडल की आवश्यकता पड़ती है। विधानमंडल का निम्न सदन सारे राष्ट्र की जनता का तथा उच्च सदन संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की जाती है। इसका अर्थ है कि संविधान को देश का सर्वोच्च कानून घोषित किया जाता है। संघात्मक सरकार में दोहरा शासन, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। डबल सिटीजनशिप, संघ सरकार में प्राय नागरिकों को दो ही नागरिकता प्राप्त होती है। उस राज्य की नागरिकता का जहाँ वह निवास करता है, दूसरी नागरिकता, जैसे अमेरिका, संघात्मक शासन प्रणाली में नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है।
नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इसमें भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य, परंतु यह संघ राज्य किसी प्रकार के राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम होने के कारण भी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। नॉर्मन डिपार्मर के अनुसार भारतीय गणतंत्र एक संघ है तथा उसकी अपनी विशेषताएं हैं जिन्होंने संबंधी संघीय स्वरूप को अपने ढंग से ढाला है। फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट इज सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है जो हमारा संसार के अन्य सभी संविधानों की भांति देश का एक सर्वोच्च कानून होता है। इसके उपबंध सरकार तथा अन्य सभी संस्थाओं पर बाध्यकारी होते हैं। डिवीजन ऑफ पावर, संघीय संविधान की भांति भारतीय संविधान में भी राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है और राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है, और संवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है। लेकिन अगर ये दोनों में कोई किसी प्रकार का झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो इस मामले में जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। लिखित तथा कठोर, रिटन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में संघीय राज्य का अन्य लक्षण संविधान का लिखित तथा कठोर होना भी होता है। 12 अनुसूचियाँ तथा 22 अध्याय हैं, 395 अनुच्छेद हैं। सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी, भारतीय संविधान में संघीय सरकार के अन्य विशेषता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने व उनके रक्षक के रूप में कार्य करने का भी अधिकार प्राप्त है। ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, में दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संघ अनेक इकाइयों में विभाजित है। संघीय तथा प्रांतों की सरकार दोनों ही संविधानों की उपज मानी जाती है। इसमें 28 प्रांत और 9 केंद्र शासित हैं, 29 स्टेट और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, किसी भी संघ के केंद्र तथा राज्यों के निर्णयों के लिए सहयोग तथा तालमेल का शासन तंत्र होना। भारतीय संविधान में भी अंतर्राज्यीय सहयोग के लिए व्यवस्था है। बी कैमरल लेजिस्लेचर का अंतिम तत्व तथा विधानसभा में द्विसदनीय आधार पर संगठन भी भारतीय संविधान में मौजूद है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली के गुणों के साथ साथ एकात्मक शासन प्रणाली के गुण भी विद्यमान है। भारत एक केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संघ है, जैसे कि डॉक्टर जेनिक्स ने ये कहा है कि मुंशी के अनुसार भारत एक संघात्मक राज्य नहीं अपितु एक संघ है। केंद्र सरकार संपूर्ण शक्तियों वाली संघात्मक सरकार है। एकात्मक विशेषताओं में शक्तियों का विभाजन केंद्र के पास ही होता है। डिवीजन ऑफ पावर्स इन द फेवर ऑफ सेंटर, सारी शक्तियां हैं जो केंद्र के हाथ में होते हैं। राज्य के भी शक्तियों का विभाजन किया जाता है। उनमें केंद्रीय सरकारों, भारतीय संविधान ने, लेकिन उनमें केंद्रीय सरकार को बौद्धिक शक्ति प्राप्त है। सभी महत्वपूर्ण विषय संघीय सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इनकी संख्या भी 97 100 के अनुसार है, जबकि राज्य सूची में 66 है, संवर्ती सूची में 52 विषय मूलतः 47 होते हैं, लेकिन 52 हैं। इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को 3 परिस्थितियों में संकटकालीन घोषणा का अधिकार प्राप्त है। यदि भारत पर कोई अन्य देश कोई आक्रमण कर दे या देश में कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए या कोई वित्तीय संकट आ जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संकट लागू हो जाता है। राइट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ लेजिस्लेचर ऑन स्टेट सिस्टम सब्जेक्ट एवन इन नॉर्मल टाइम्स में भी संकटकाल की स्थिति के अलावा शांति के समय परिस्थितियों में संघीय संसद है जो राज्य सूची में किए गए विषयों पर कानून बना सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द प्रेसिडेंट, राज्यों के संवैधानिक मुखिया अथवा गवर्नरों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। चेंज इन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, भारतीय संविधान को कानून पास करके राज्यों की वर्तमान सीमाओं में भी परिवर्तन देखने को मिला है। स्टेट हैव नो राइट टू फ्रेम देयर ओन राइट्स। राज्य अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड, पूर्व आदि देशों में यहाँ पे संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। संघ की इकाइयों को अपने अलग अलग संविधान बनाने तथा उनमें परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन द काउंसिल्स, जिन देशों में संघीय शासन प्रणाली बनाई गई है वहाँ पे संघीय विधानमंडल द्विसदनीय होता है। निचला सदन है जो वो
उसकी जनता का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरे सदन में संघ की इकाइयों के प्रतिनिधि बैठते हैं। सिंगल सिटीजनशिप संघीय शासन प्रणाली अपने देशों में प्राय दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में प्रत्येक नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होने के अतिरिक्त उस राज्य का भी नागरिक है जहाँ पर वह रहने वाला है। यूनियन हैज़ मोर पावर्स इन द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के संशोधन के संबंध में भी संघ की जो अधिक शक्तियाँ संघ को राज्य की बजाय अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज इन द इंडियन यूनियन, भारत में 2 प्रकार की इकाइयाँ हैं, राज्य सरकार तथा केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। सूची में दिए गए विषयों के संबंध में लगभग पूर्ण अधिकार दिए गए हैं, परंतु केंद्र द्वारा प्रशासित देशों के संबंधों को इसको अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। कानून पास करने की शक्ति केवल मात्र इसके ऊपर संसद को ही प्राप्त है। फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑफ स्टेट्स ऑन द सेंटर, राज्यों को अपने आर्थिक साधन प्राप्त नहीं है, इसलिए उन्हें वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है। केंद्र के द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं। डोमिनेंस ऑफ सेंट्रल ऑन NITI, 1 जनवरी 2015 को 65 वर्ष पुराने योजना आयोग के स्थान पर अस्तित्व में आए नीति आयोग पर भी केंद्र का ही प्रभुत्व है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी योजना आयोग की तरह ही प्रधानमंत्री होगा तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पास किए गए बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक भी सकते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्स इन द स्टेट, संघीय सशस्त्र सेनाओं को भी राज्य में भेजना पड़ता है। सामान्य केंद्र राज्यों में सशस्त्र सेनाओं को राज्यों की प्रार्थना पर ही भेजता है, परंतु केंद्र राज्यों के द्वारा प्रार्थना किए बिना भी राज्यों में सशस्त्र सेनाएं भेजी जा सकती हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, भारतीय संविधान में दूसरे संघीय संविधानों के विपरीत दोहरे न्याय व्यवस्था की अपेक्षा एकीकृत व गहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। यद्यपि भारत में राज्यों से अलग उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं, परंतु देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण है। स्टेट्स मस्ट अबाइड बाय द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें 20 प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार केंद्र सरकार के आदेश मानने के लिए बाध्य होती हैं। सम अदर यूनिटी फीचर्स हैं जो संविधान के अनुसार ही देश के लिए एकल संगठित न्याय व्यवस्था रखी गई है। फाइनेंस कमीशन केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इस आयोग का अध्यक्ष में राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो भारत में कई राज्यों में विरोधी दलों द्वारा सरकार की स्थापना करना और केंद्र द्वारा उसे बर्दाश्त करने की बात का प्रमाण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में सरकार का रूप संघात्मक है, परंतु संघीय सरकार की अधिक शक्तिशाली बनाया गया तो यह केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड फेडरलाइजेशन है। धन्यवाद।